नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 बिहार स्पेशल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल 6 एनसीईआरटी का मैराथन आपके लिए लेके आए हैं। और अभी तक आपने 10th एनसीईआरटी, 9th एनसीईआरटी, 8 और 7th एनसीईआरटी पढ़ा है, लेकिन भूगोल का 6 एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। और क्यों बेस्ट है आज की आपको क्लास में क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न भी पूछे गए हैं, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक। जीएस पार्ट में पूछा गया भूगोल के, पीआरटी में तो बहुत बार प्रश्न पूछे गए यहाँ से। और साथ में अगर हम बात करें तो आपकी जानकारी के लिए जो अभी नए जुड़े हैं, बीपीएससी तैयारी 2000 पीआईक्यूज की प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है पीआरटी वालों के लिए, जिसमें आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। इसके अलावा मैथ की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। और साथ में आप हमें एक तरीके से सहयोग कर सकते हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में आप कमेंट के माध्यम से और वीडियो को अंत समय तक देखिए, अंतिम समय तक वीडियो को कंप्लीट कीजिए। और आप ऐड वगैरह आए तो आप उनको स्किप कर दीजिए, ऐड स्किप करने योग्य होते हैं, ठीक है। और इनको स्किप करके आप वीडियो को पूरा देख के हमें सहयोग कर सकते हैं। और आप लोगों के कमेंट हमको प्रेरणा देते हैं, इस वजह से अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट मैराथन आपके लिए लेके आएँ। आते हैं पहले चैप्टर में। और यहाँ पे जो क्लास 6 एनसीईआरटी है, बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी की बुक मानी जाती है, खासकर आधारभूत कक्षाओं के लिए। अगर आपको भूगोल में कैसी भी समस्या आती है, समझ में नहीं आती चीज़ें, तो आज वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। आते हैं पहले चैप्टर पे। पहला चैप्टर हमारा सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। और सौर मंडल से कई सारे प्रश्न पीआरटी में पूछे गए हैं, आपको पता है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम उसको हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, हम आपको पीडीएफ जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग पीडीएफ के लिए परेशान मत हुआ करिए, कमेंट मत किया कीजिए, ठीक है। हम आपको सही समय आने पर दे देंगे, आप उसके लिए मत परेशान हुई। आप अच्छे से यहाँ पे वीडियो देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते, पहला टॉपिक आपको यहाँ जो ध्यान रखना है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहते हैं। तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। और आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो पूर्णिमा का चांद होता है 1 महीने में कितनी बार दिखेगा, तो 1 बार, ठीक है। और फिर अब 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, एक नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो जो 15 दिन के बाद जो दूसरा पूर्णिमा के अलावा जो दूसरा चांद होता है, नए चंद्रमा की रात्रि, उसे हम अमावस्या बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा व सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं तारों के बारे में समझते हैं, स्टार्स के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, यानी स्टार कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। आपसे पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था, सूर्य कैसा तारा है, तो आपका आंसर था येलो स्टार, येलो स्टार, ठीक है, पीला तारा। सूर्य को पीला तारा बोलते हैं। और तारों की खासियत क्या होती है, तो तारों की खासियत क्या होती है, आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। ध्यान दीजिए, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। सबसे जरूरी, तारों के पास उनकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, ठीक है, जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और अगर हम बात करें सूर्य की, ठीक है, तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो कैसा होता है, तो नाभिकीय संलयन। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टार्स में, तारों में या सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आगे आते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो आप ध्यान रखिएगा, नक्षत्र मंडल के उदाहरण कौन से, तो अर्सा मेजर सबसे महत्वपूर्ण है, और बिग बियर। और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि, ध्यान रखिएगा। और यह 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उर्सा मेजर का भाग है सप्तऋषि, 7 तारों का समूह है, और नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर, अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपको जो तारे हैं, संकेतक तारे हैं, ठीक है। यहाँ पे संकेतक तारों को दिखाया गया है। फिर संकेतक तारों के माध्यम से हम ध्रुव तारे को ज्ञात कर सकते हैं, ध्रुव तारे को हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। या आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, कौन सा तारा हमेशा आसमान में स्थिर दिखाई पड़ता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ध्रुव तारा, क्लियर है।
फिर है हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका सप्तऋषि को दिखाया गया, सप्तऋषि को दर्शाया गया। ठीक है, जो कि अर्सा मेजर का भाग है, अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है, और यहाँ की मदद से हम जो है ध्रुव तारे को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ये आपको दिखाया गया, दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो तारों और ग्रहों में क्या अंतर है? सबसे बड़ा कि जो तारे होते हैं उनका अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। ठीक है, लेकिन जो ग्रह होते हैं, ठीक है, वो भी खगोलीय पिंड होते हैं, लेकिन उनका खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, तो उनका खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक। ठीक है, तो ग्रह को हम बोलते हैं परिभ्रमक, इंग्लिश में प्लैनेट, प्लैनेट का मतलब होता है परिक्रमक। ठीक है, और परिभ्रमक का मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, किसके ओर घूमने वाले? तो जो है सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ग्रह है, या एक संपूर्ण प्रकाश, अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो खगोलीय पिंड होते हैं उनमें, जैसे ग्रह, उनमें अपनी खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, तो पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से मिलती है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, आपसे प्रश्न पूछा जाए पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, तो आपका आंसर होना चाहिए सूर्य। ठीक है, सूर्य आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? फिर पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, या चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। और आप ये भी देखते हैं कि रात्रि में आप देखते हैं कि चंद्रमा चमकता है। ठीक है, चंद्रमा चमकता है, आप देखते हैं, लेकिन चंद्रमा जो चमकता हमें प्रतीत होता है, फिर उससे जो हम रात में रोशनी दिखाई पड़ती है पृथ्वी पे, वो कैसे दिखाई पड़ती है? तो होता क्या है कि सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पे पड़ रहा होता है, तो चंद्रमा उसको परावर्तित करता है पृथ्वी की तरफ। ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है, इंग्लिश पे मत जाइएगा, हिंदी पे मत जाइएगा, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है पृथ्वी की तरफ, इस वजह से चंद्रमा हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, चंद्रमा उसको पृथ्वी पर डाइवर्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इस वजह से जो है चंद्रमा हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और उसकी मदद से हम जो है फाइनली रात में काम वगैरह कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। ठीक है, इतना रोशनी रहता है कि हम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य दिया गया है, आते हैं इस पे, और ध्यान दीजिए एनसीईआरटी में जहाँ भी ब्रैकेट में दिया रहता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और हमेशा एग्जामिनर जब पढ़ रहा होता है, पेपर बना रहा होता है, तो ये सब में ज़्यादा कम जाता है, लेकिन यहाँ पे जरूर जाता है। ठीक है, तो आपका फैक्ट क्या है? बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ऐसे नहीं दिखेंगे, लेकिन बड़े बड़े दूरबीन से, शक्तिशाली दूरबीन से दिख जाएंगे। तो पृथ्वी, शनि और बृहस्पति, माफ कीजिएगा, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिंग्स होते हैं जिनको हम रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, रिंग्स प्लेनेट है, ये रिंग्स होते हैं चारों तरफ। और आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे हम आते हैं सूर्य पर। ठीक है, अब सौर मंडल के बारे में देख लेते हैं। तो सौर मंडल के बारे में आप ध्यान दीजिए। ठीक है, फिगर कुछ ऐसा ही है, वो पीडीएफ में इस तरीके से कैप्चर ही हुआ है, तो आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पे सूर्य, ठीक है, सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह होता है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसे बुध। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी के सबसे जो नज़दीक का ग्रह है उसको हम कहते हैं बुध। और उसके अलावा हम बात करें, बुध के बाद किसका नंबर आता है? तो बुध के बाद जो है दूसरे नंबर पर आता है शुक्र। ठीक है, जिसको हम वीनस कहते हैं इंग्लिश में, और बुध को मरकरी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है पृथ्वी का नंबर आता है। ठीक है, ये पृथ्वी हमारी है, नीला ग्रह। पृथ्वी का नंबर आता है अर्थ का, उसके बाद फिर आता है मंगल का। ठीक है, मार्स का। तो ये 4 ग्रह शुरू के आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर हम नाम से देखें तो सबसे पहले बुध, ठीक है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। क्लियर है आपको? ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कौन से ग्रह कहलाते हैं। 4 ग्रह आंतरिक ग्रह। क्लियर है? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और साथ में स्थलीय ग्रह भी कहलाते हैं। स्थलीय ग्रह भी कहलाते हैं कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्लियर है आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए,
यहाँ पे क्षुद्र ग्रह प्लेटी बनी हुई है, क्षुद्र ग्रह प्लेटी, ठीक है। क्षुद्र ग्रह प्लेटी को एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये। और एस्टेरॉयड बेल्ट को जब भी हम देखते हैं, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, क्षुद्र ग्रह प्लेटी, ठीक है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। और जो एस्टेरॉयड बेल्ट होते हैं, क्षुद्र ग्रह प्लेटी होती है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए, इधर देखिए मंगल है और इधर आपका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो बृहस्पति और मंगल के मध्य पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह प्लेटी। क्लियर हो गया आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको जो है सभी ग्रहों का परिक्रमण टाइम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो बुध का, ठीक है, तो बुध का जो परिक्रमण टाइम है सूर्य के चारों तरफ 88 दिन है। सबसे कम समय में ये परिक्रमा पूरी कर लेता है, ठीक है। और कारण क्या है, सबसे नज़दीक है। और पृथ्वी का बात करें तो पृथ्वी का परिक्रमण जो है 365 दिन है लगभग, ठीक है। और अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है पृथ्वी पे 24 घंटे यानी एक दिन में पूरा कर लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बृहस्पति है, ठीक है। तो बृहस्पति है, शनि है, बृहस्पति और शनि के बारे में दिया है। और उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून के बारे में दिया है, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में दिया है। तो जो 4 ग्रह बाहर के हैं, ठीक है, इन 4 ग्रहों को हम किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम जोवियन प्लेनेट बोलते हैं। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 कौन कौन से, जुपिटर, बृहस्पति, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून, ठीक है। इन चारों को हम कौन से ग्रह बोलते हैं, तो जोवियन ग्रह, जोवियन, ठीक है, जोवियन ग्रह बोलते हैं, बृहद ग्रह बोलते हैं, ठीक है, बृहद ग्रह बोलते हैं। इंग्लिश में जायंट प्लैनेट बोलते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये, ठीक है। और ये गैसों के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, गैसों के बने होते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी से जो है, मंगल से पृथ्वी, ठीक है, शुक्र और बुध जो है स्थलीय ग्रह थे, ठीक है। तो ये जो है आपके कौन से उदाहरण है, ये आपके गैसों के, ठीक है, गैसीय प्लैनेट हैं, जायंट प्लैनेट है, जोवियन ग्रह बोलते हैं, बृहद ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सौरमंडल पे आते हैं, ठीक है। अब सौरमंडल पे आते हैं और सौरमंडल पे आने से पहले आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। तो चंद्रमा को हम किस श्रेणी में रखते हैं, उपग्रह की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम उपग्रह कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी के सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल पे आते हैं। सौरमंडल में सोलर सिस्टम में आते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो ये भी आपको हमने एक प्रश्न कराया था, वहाँ पे पूछा गया था कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ध्यान रखिए, सूर्य हैं, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी आपके, उल्कापिंड जो है ये सब आपके सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर है सूर्य के बारे में पढ़ते हैं हम। सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो सौरमंडल का सबसे जो प्रमुख है वो कौन है, सूर्य है। तो सूर्य कहाँ पे स्थित है, तो सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, ठीक है। सूर्य तारा है, तो ध्यान रखिएगा, और तारा गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्लियर है, सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये भी प्रश्न आपसे बीपीएससी तैयारी में पूछा गया था, ठीक है, हमने वो प्रश्न कराया भी आपको। तो सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे शायद मिलियन किलोमीटर में दिया गया था, वो देख लीजिएगा वहाँ से। फिर ग्रह के बारे में आते हैं। तो ग्रह के बारे में बात करें तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वो कैसे हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। आप चाहे ऐसे याद रख लीजिए, चाहे एक ट्रिक है यहाँ पे बताया गया एनसीईआरटी द्वारा। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका कौन सा होता है, माई, बेरी, एफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व, अस, नट्स, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। सिंपली आप MBEM, जे सन याद रख सकते हैं, ठीक है, अंत का सन और बीच में जुपिटर, ठीक है। चार हो गए जुपिटर, और इधर MBEM ऐसे भी याद रख सकते हैं। मेरा स्कूल का नाम MBM था, महर्षि विद्या मंदिर, तो मैंने वहाँ से MBM याद रख लिया था, बीच में अर्थ को लगा दिया था। आप कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, बस आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बगल में दी रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। ठीक है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जी, ठीक है, पृथ्वी और ग्राफिया, जियो और ग्राफिया से मिलकर बना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप, जो पृथ्वी का आकार है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोइड। आज जान लीजिए, ठीक है, जियोइड बोलते हैं। और जियोइड का मतलब ये होता है पृथ्वी के आकार का बहुत स्पेशल आकार है, उस आकार को हम क्या बोलते हैं? जियोइड। हिंदी में आप अंडाकार पढ़ते होंगे, कैसा भी पढ़ते होंगे, लेकिन जो असली इसका नाम है उसका है जियोइड। ठीक है, तो पृथ्वी का शेप कैसा है? तो जियोइड है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आर्यभट्ट ने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोल विद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किसने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं? तो आर्यभट्ट महान ने कहा था। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे जो है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। और यहाँ पे आपकी एक जानकारी के लिए बता दें कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम में मत पूछा करें, ठीक है, क्योंकि हम उस समय आपके लिए ही कुछ काम कर रहे होते हैं, जिस वजह से माइंड हमारा डाइवर्ट होता है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिए, हम वहाँ से आपको समझा देंगे। ठीक है, काफ़ी सारे साथी यहाँ पर पूछते भी हैं, हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होता है। और टेलीग्राम में आपको हम इम्पॉर्टेंट जो है वहाँ पे सूचनाएं देते हैं, महत्वपूर्ण वीडियोस लिंक वगैरह देते हैं, नोट्स वगैरह देते हैं। तो इसलिए आप वहाँ पे जब ज़्यादा कमेंट कर देते हैं तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, हटाना पड़ता है, बहुत टाइम जाता है। तो इस चीज़ को आप समझिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम में आपको करना भी है तो आप पर्सनल मैसेज कीजिए, नहीं जानते हैं तो आप किसी से पूछ लीजिए कि पर्सनल मैसेज कैसे किया जाता है, DM कैसे किया जाता है, डायरेक्ट मैसेज कैसे किया जाता है। क्लियर है? और यूट्यूब पे आप पूछेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा, क्योंकि कमेंट जब आते हैं तो एक अच्छा फील होता है। आते हैं वापस टॉपिक पे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक जो है ग्रह है। ठीक है, और दीर्घ वृत्ताकार, ये ध्यान रखिएगा कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं जो 8 ग्रह हैं। और ये प्रश्न अभी आएगा वापस। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह को उसके सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। पृथ्वी को 365 लगते हैं, लेकिन बुध को केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। और शुक्र को हम कौन सा ग्रह कहते हैं? वीनस कहते हैं। और साथ में ही पे आपको बता दें शुक्र को हम कौन सा का सबसे गर्म ग्रह है? सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है। इसके अलावा बात करें तो ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, सुबह का तारा, सांझ का तारा भी बोलते हैं, सुबह और सांझ का तारा बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजेगा अन्य खगोलीय पिंड, ठीक है, तथा प्लूटो, इनको बौने ग्रह कहा जा सकता है। यानी प्लूटो को किस कैटेगरी में रख दिया गया? बौने ग्रहों की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट, जो बौने ग्रह होते हैं इंग्लिश में उनको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। और प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। और आज आपके जियोग्राफी के मैक्सिमम टॉपिक आज आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इससे गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये प्रश्न आपने कई बार देखा होगा परीक्षाओं में। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचता है? तो लगभग 8 मिनट। और एक्चुअल में देखा जाए तो 8.19 सेकंड। ठीक है, तो 8.19 मिनट में पहुँचता है। और लगभग पूछेगा तो 8 मिनट आपका सही होगा। लगभग भी पूछा गया तो इसलिए आपको बता रहे हैं। और प्रकाश की गति को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखते हैं। ठीक है, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश की गति, लाइट ऑफ स्पीड। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगा था। एग्जैक्टली 8.19 मिनट लगा था। अगर लगभग पूछा जाएगा तो 8 मिनट आपका सही होगा। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे वापस। पृथ्वी के बारे में जानते हैं, हमारी ग्रह के बारे में जानते हैं।
सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया था, बुध आया था, बुध के बाद क्या आया था, शुक्र आया था। अब शुक्र के बाद क्या आता है, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक है। तो तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से सूर्य से। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, यह आपको पता होना चाहिए। आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। या ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ठीक है। तो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जैसे ये आपका शेप है सर्किल का, ठीक है। अब ध्रुवों के पास क्या कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे चपटा कर देंगे ध्रुवों के पास में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है, ठीक है। भू-आभ, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के समान आकार। अभी हमने आपको बताया था इंग्लिश में जियोइड। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो जियोइड है, भू-आभ, रट लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, और यहाँ से आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया, 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं पृथ्वी को। अब आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया, तो ये भी देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो आपको पता होना चाहिए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, तो ये भी याद रखना आपको कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। आगे बढ़ते हैं, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, नज़दीक होने की वजह से इतना बड़ा दिखता है। और यह हमसे, ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो चंद्रमा हमसे कितना दूर है, पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं उपग्रह के बारे में जानते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है, तो उपग्रह किसको बोलते हैं, खगोलीय पिंड ये भी है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। किस प्रकार चक्कर लगाता है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी जो है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। क्लियर आपको। मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, तो मानव निर्मित उपग्रह जो है एक कृत्रिम पिंड होते हैं, ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए होते हैं जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ उदाहरण दिए गए, इनसेट, IRS, एडुसेट वगैरह, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको चित्र भी दिया गया है। अब आते हैं, चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। फिर चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा पर की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है। जब पूर्णिमा का चांद निकलता है, पूर्णिमा का जो फुल मून निकलता है, तो उस दिन आप जो है, जब आपको कुछ धब्बे दिखाई पड़ते हैं चांद पे, तो वो धब्बे क्या होते हैं, तो पर्वत, मैदान और गड्ढे होते हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, वही आपको दिखते हैं। क्लियर आपको। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। हमने अभी पीछे आपको बताया था, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी होती है, यही आपको ध्यान रखना है। और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ग्रह के भाग होते हैं, एक ग्रह से टूट गए होते हैं, ठीक है। और जो कि बहुत वर्ष पहले जो है विस्फोट की वजह से ग्रहों से टूटकर अलग हो गए होते हैं। अब आते हैं उल्का पिंड के बारे में जानते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण, फ्रिक्शन होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। आपने जो है जब तारा आपने देखा होगा कि टूटता हुआ तारा आसमान से गिरता है, तो टूटता हुआ तारा एक्चुअली में कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो क्या होता है, उल्का पिंड होता है। और उल्का पिंड जब टूटता है तो आप अपनी विशेष मांगने लगते हैं, ठीक है। आप अच्छी बात है, आप मांगिए, वो एक आस्था के विषय हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होते हैं, तो उल्का पिंड होते हैं जो पृथ्वी की तरफ गिर रहे होते हैं और घर्षण के कारण, ठीक है, वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। कई बार कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह बिना जले पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। और आप जाइएगा, गूगल करिएगा और पता लगाइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा उल्का पिंड कहाँ गिरा था, उसका आप वहाँ चित्र वगैरह देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? या लाखों तारों का समूह होता है, या पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है, ठीक है। तो अब आते हैं,
आकाशगंगा क्या होता है, तो एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता होता है या लाखों तारों का समूह होता है। यहाँ पट्टी आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे बोलते हैं, कहते हैं। और यह सौरमंडल, हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे आकाशगंगा, और आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। तो ध्यान रखिएगा, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार मिलकर लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे प्रश्न आते हैं। देखिए, सारे प्रश्न आपके बीपीएससी तैयारी में पूछे गए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपका कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह का नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ट्विन प्लैनेट, किसको बोला जाता है, शुक्र ग्रह को। शुक्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वीनस, ठीक है। और शुक्र को सुबह का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। इतना चमकता है ये, सुबह का तारा, चांद, सांझ का तारा, ठीक है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। क्लियर है। इसके अलावा शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, लेकिन फिर भी सबसे गर्म है शुक्र ग्रह। क्यों ग्रह सबसे गर्म है ये भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा CO2 पाया जाता है, ठीक है। 95% तक CO2 पाया जाता है। और 95% CO2 पाने का मतलब क्या है कि जो है CO2 का ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। वहाँ पे CO2 जो सूर्य का मतलब जो ग्रह पर वापस से ऊष्मा भेजी जाती है वापस अंतरिक्ष में, उसको जाने नहीं देता, कैप्चर करता है। इस वजह से वीनस या शुक्र ग्रह सबसे गर्म रहता है। क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो हमने देखा था पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी से पहले क्या था, तो पृथ्वी से पहले शुक्र था, और शुक्र से पहले बुध था, ठीक है। और तीसरे नंबर पे पृथ्वी आती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ में चक्कर लगाते हैं। तो हमने आपसे बोला था प्रश्न आएगा अभी, तो आंसर है आपका दीर्घवृत्ताकार। तो पता होना चाहिए आपको कि दीर्घवृत्ताकार पथ में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो हमने आपको बताया था उत्तर दिशा, ठीक है। फिर क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। अब आप लोग को अभी तक इस चीज़ का एहसास हो गया होगा कि NCERT क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बार बार आपको बोला जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है कि NCERT पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए। और हम आपको जो प्लेलिस्ट कराए हैं और साथ में NCERT, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। मेन चीज़ होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको समझने में चीज़ों को आसानी होती है, ठीक है। तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चैप्टर है हमारा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे आज। हालांकि हमने इसको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ाया था, लेकिन काफ़ी सारे साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है कि एक काल्पनिक रेखा मानी गई है जो ग्लोब को, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये आपको यहाँ पे विषुवत रेखा बनाया गया, लेकिन आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको चित्र बना दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, ग्लोब हो गया, सेंटर मान लीजिए, सर्किल का जैसे आप सेंटर मानते हैं, रेडियस बनाते हैं डायमीटर से, ठीक है। तो आप यहाँ पे व्यास बना दिए आप सर्किल का, और यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, और ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसी को हम विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा बोलते हैं। और ये विषुवत रेखा जो होती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर नीचे बराबर। ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और निचले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वाला उत्तर में स्थित है, नीचे वाला नीचे में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्लियर है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इसी प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, ठीक है। और ये काल्पनिक वृत्त माना जाता है, कोई लाइन नहीं जा रही होती, लेकिन इसे हमने माना है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरह तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, ठीक है। तो इस लाइन को आप समझिए क्या है कि, और एक चीज़ आपको ध्यान अभी हम बता देंगे आगे। तो विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, क्लियर है। और वृत्त का मतलब होता है कंप्लीट सर्किल। और ध्यान रखिए विषुवत वृत्त जो होता है वो ग्रेट सर्किल बोलते हैं इसको, ठीक है, ग्रेट सर्किल या बृहद वृत्त। अभी हम बताते हैं क्या होता है।
और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु भी है। और यहीं से हम जो है देखते हैं चीज़ों को। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। तो विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक स्थित जो समांतर मतलब पैरेलल जितने भी वृत्त हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश यानी समांतर रेखाएं हैं, उनको हम अक्षांश बोलते हैं। इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप समझ लीजिए, इस पिक्चर से आपको उतना अच्छे से ना समझ में आए। ये आपका जो है विषुवत रेखा हो गया, ये आपका विषुवत रेखा हो गया, ये आपकी समांतर रेखाएं हो गई। ये जो समांतर रेखाएं हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश, ठीक है। और अभी हम इनके बारे में जान लेते हैं कितनी संख्याएं होती है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। फिर है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है, ठीक है। ये भी हमने आपसे बात किया है। तो विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश को दिखाती हैं। आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध के सभी अक्षांश को उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ध्यान क्या देना है? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक बिंदु के रूप में उत्तरी ध्रुव को यहाँ दर्शाया गया। सेम इसी प्रकार यहाँ पे एक बिंदु के रूप में दक्षिणी ध्रुव होता है, एक बिंदु के रूप में दक्षिणी ध्रुव होता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि जो है अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? तो आप पहले विषुवत रेखा 1 हो गया। क्लियर है? ठीक है, विषुवत रेखा 1 हो गया। इसके बाद आप ध्रुव तक आएंगे तो 90 आपको मिलेंगे, 1 से लेकर 90 तक। लेकिन जो 90 नंबर का जो आपका है वो उत्तरी ध्रुव, वो अक्षांश नहीं है। आप ध्यान से देखिए यहाँ क्या बना, बिंदु। और बिंदु और अक्षांश में फ़र्क है। अक्षांश एक रेखा होगी, ठीक है, बिंदु एक बिंदु होगा, ठीक है। तो हम उत्तरी ध्रुव को काउंट नहीं करते हैं, दक्षिणी ध्रुव को काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है? तो इसलिए हमारे पास जो कुल अक्षांश होते हैं, विषुवत रेखा 1 हो गया, ऊपर 79, नीचे 79। जोड़ लीजिए कितना हो गया? 79, 178 और 179। तो रट लीजिए आज से कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? 179। ये हमने आपको समझा दिया है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अक्षांश नहीं माना जाता, वो बिंदु होती हैं। क्लियर आपको? तो 179 अक्षांश रेखाएं टीआरई में प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांशों की बात कर रहा है, ठीक है। और महत्वपूर्ण अक्षांशों को देखने से पहले आज हम आपको यहाँ भी फिगर समझा देते हैं जहाँ से आपको टीआरई 1 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से प्रश्न आया। देखिए कहाँ से प्रश्न आया था। अब देखिए, ये विषुवत वृत्त बनाया गया आपको, या विषुवत रेखा बनाया गया 0 डिग्री, 23.5 डिग्री एक अक्षांश रेखा है, सबसे महत्वपूर्ण 23.5 डिग्री, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखा है, दक्षिणी अक्षांश रेखा, मकर रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण को। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं, इसी को हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्लियर है? तो अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी बोलते हैं। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव वृत्त को जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। ये क्लियर है आपको? नोट कर लीजिएगा। और ज़्यादा बेहतर होगा, आप अभी भी मौका है, एनसीईआरटी खरीद लीजिए। जो जो हमने आपको टॉपिक्स बताए हैं आप उनको अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। यही एक तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का, समझने का। हम आपके लिए यहाँ पे आसान बना दे रहे हैं। तो यहाँ आपको पता हो गया कि आर्कटिक वृत्त किसको बोलते हैं? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, ठीक है, जिसको उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त, जिसको हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। अब आइए ध्यान से वापस से समझिए। 0 डिग्री से लेकर विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा तक का जो भाग होता है, ठीक है, यह गर्म होता है, ठीक है। सूर्य की जो किरणें होती लंबवत इस यहाँ पे पड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। सबसे ज़्यादा जो सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं, ऊर्ध्वाधर किरणें होती हैं, यहाँ पे पड़ती हैं। और इसके वजह से यह जो क्षेत्र होता है उष्ण होता है। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म, ठीक है। तो गर्म होता है सूर्य की किरणों के कारण। इस वजह से हम क्या कहते हैं? इस जो क्षेत्र होता है इसको हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। और उष्णकटिबंध आपका उत्तरी गोलार्ध में भी पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी। यहाँ पे जो दर्शाया गया ये आपका क्या है? उष्णकटिबंध इधर भी है, उष्णकटिबंध ऊपर भी है। क्लियर है आपको? उष्णकटिबंध क्लियर हो गया। अब आते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव के उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। और इसको शीतोष्ण क्यों बोलते हैं? शीतोष्ण का मतलब होता है टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब होता है जो ज़्यादा ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। तो जो सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं
वो कर्क रेखा के आगे नहीं जा पाती हैं, तो यहाँ से सूर्य की तिरछी रेखाएं पड़ती हैं, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, और तिरछी किरणें पड़ने की वजह से यह क्षेत्र उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है शीतोष्ण। ठीक है, और शीतोष्ण रखा गया, शीतोष्ण का मतलब होता है जो ज़्यादा ठंड ना हो और ना ज़्यादा गर्म हो। आपने समशीतोष्ण एक पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसको समशीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो समशीतोष्ण आपने पढ़ा होगा ना, जो ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, तो इसी को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध को ही हम कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। क्लियर है आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध ये हो गया आपका, और ये कहाँ से कहाँ के बीच में पाया जाएगा? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, जिसको हम आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। और सेम उसी प्रकार से जैसे ऊपर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, वैसे नीचे भी हम जब आएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, ठीक है, यानी दक्षिण ध्रुव वृत्त तक हम जो क्षेत्र मिलेगा हम उसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कह देंगे। ऊपर उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर है आपको? अब आगे बढ़ते हैं। टीआरई में आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था, जो टीआरई 1 हुआ था कि शीत कटिबंध क्या होता है? तो शीत कटिबंध ध्यान रखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुव के बीच में होता है, पहला चीज़ शीत कटिबंध। ठीक है, फ्रिजिड जोन बोलते हैं इंग्लिश में, इनको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। और जिनका अगर इन केस जिनको इंग्लिश ज़्यादा बेटर से समझ में आता है, आप एनसीईआरटी ले लीजिए, वहाँ से आप क्लासेस को देखिए, साथ में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे उत्तरी शीत कटिबंध, इसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं, और यहाँ कहाँ से कहाँ के बीच में पाया जाता है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न 2 तरीके से पूछा था, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं, या फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र होता है उसको हम उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। अब आगे आते हैं, दक्षिणी शीत कटिबंध किसे कहते हैं? तो दक्षिणी शीत कटिबंध किसे कहते हैं? तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त लिख देंगे, ठीक है, कि अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हम दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा इतना चीज़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको वही चीज़ रिवाइज करा दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये आपके महत्वपूर्ण अक्षांश है जो हमने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं। अब आते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध को फिर से समझ लेते हैं। आपको हमने ऊपर समझा दिया, अब यहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, ठीक है, तो 0 से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो ये इक्वेटर है आपका, विषुवत रेखा है, यहाँ से लेकर कर्क रेखा के बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और साथ में इधर मकर रेखा के बीच में, ये आपका क्षेत्र दोनों आपका उष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में, और आपको सिर के ठीक ऊपर का मतलब क्या होता है? अभी दोपहर है, चले जाइएगा, जाके देख लीजिएगा ऊपर छत पे, और आपको पता ऐसा फील होगा कि सूर्य जस्ट आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है कि सिर के ठीक ऊपर होना, सिर की ऊर्ध्वाधर किरणें, इन्हीं को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्यान दीजिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। तो क्लियर है आपको? और इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। फिगर के माध्यम से ऑलरेडी हमने समझा दिया है। अब आते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्षितिज का मतलब क्या होता है? जब आप शाम को जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो आपको जो सूर्य होता है काफ़ी नीचे दिखाई देता है। जैसे धूप दिन में आपको एकदम सर पे दिखाई पड़ता है, शाम को जब आप देखते हैं तो एकदम मतलब नीचे की तरफ दिखाई पड़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्षितिज, ठीक है। तो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, वैसा जो सूर्यास्त के समय का सिचुएशन होता है ध्रुवीय क्षेत्रों में वो नॉर्मल होता है, तो इस वजह से जो है सूर्य की उतनी गर्मी नहीं पहुँच पाती वहाँ पर, इसलिए ये जो क्षेत्र होते हैं बहुत ठंडे होते हैं, ठीक है, और इसलिए इनको हम शीत कटिबंध कहते हैं। क्लियर है आपको? और 2 शीत कटिबंध होते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, उष्ण कटिबंध
उत्तरी गोलार्ध में भी, उष्णकटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में भी। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी शीत कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं देशांतर के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताना था, वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, कि जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, इसको हम बृहद वृत्त मानते हैं, बृहद वृत्त मानते हैं। ठीक है, और बृहद वृत्त का मतलब होता है कि ग्रेट सर्किल, और ये हम अगर काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को पूरा कंप्लीट करती है, ठीक है, एक सर्किल बनाती है। और इसके अलावा हम बात करें जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं, तो देशांतर रेखाएं अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो आपकी समांतर चलती हैं, लेकिन जो आपकी जो देशांतर रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। ठीक है, और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं। तो ये आपको क्लियर है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं। तो ये आपकी जो है अक्षांशीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव में जोड़ती हैं, और सारी की सारी देशांतर रेखाएं, ध्यान दीजिए, सारी की सारी देशांतर रेखाएं बृहद रेखाएं, बृहद वृत्त हैं। ठीक है, ग्रेट सर्किल्स हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा देती हैं। काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी का एक पूरा कंप्लीट कर देती हैं, तो ये बृहद वृत्त सारी की सारी हैं। लेकिन अगर अक्षांशों में हम बात करेंगे तो केवल देशांत जो एक विषुवत रेखा ही आपका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देशांतर क्या होता है? प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, एक फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप एक ही स्थान पर स्थित है। ऐसे टाइप के प्रश्न आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो है इनकी सही स्थिति को जानने के लिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी या मित्र कहा जाता है। तो ठीक है, अब जैसे पोजीशन क्या है किसी का, अब कोई यहाँ पे स्थित है, कोई यहाँ पे स्थित है, कोई यहाँ पे स्थित है, तो हम जो है ये जो देशांतरीय रेखाएं हैं इन्हीं के माध्यम से हम इनकी स्थिति पता लगाते हैं। ठीक है, और किसी भी स्थान का जो जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए अक्षांश रेखा हमें पता होना चाहिए, साथ में देशांतर रेखा पता होना चाहिए। इन दोनों के माध्यम से हम बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देशांतरी यामित्र को जानते हैं, और इनके बीच की दूरी जो होती है देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अक्षांश। समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामित्रों की लंबाई समान होती है। ठीक है, तो जो अक्षांश होते हैं छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो देशांतरीय यामित्र होते हैं, ठीक है, जो देशांतर होते हैं उनकी लंबाई समान होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। ठीक है, तो ग्रीनिच एक जगह है जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है लंदन में, और यहाँ से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू करने का विचार किया गया, और याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है, और इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। फिर से समझ लीजिए कि एक संदर्भ रेखा हमें लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है कुछ लोग, मतलब काफ़ी सारे लोग बैठे, एक मीटिंग हुई 1884 में। ग्रीनिच नाम का एक जगह है, ठीक है, और ये लंदन में स्थित है। तो ग्रीनिच में जो है ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, तो वहाँ से जो गुजरने वाली देशांतर रेखा है, ठीक है, उसी को जो है 0 डिग्री देशांतर माना गया। एक फैसला किया गया कि हम यहीं से हम काउंट करेंगे, पश्चिम में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे। ठीक है, और इस यामित्र को प्रमुख यामित्र कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्राइम मेरिडियन क्या है, तो जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से होकर गुजरती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। ठीक है, तो देशांतर के माध्यम से हम 180 डिग्री पूर्व से लेकर 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 180 डिग्री यामित्र मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पृथ्वी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो प्रमुख यामित्र तथा 180 डिग्री यामित्र मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। हमने देखा था कि जो विषुवत रेखा थी वो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रमुख यामित्र है और 180 डिग्री यामित्र है, ये मिलकर पृथ्वी कर 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और इधर दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं। क्लियर है? पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री जो पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामित्र एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो अलग अलग रेखाएं नहीं है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही है। ठीक है, जब हम प्राइम मेरिडियन से, प्रमुख यामित्र से 0 डिग्री देशांतर से जब पूर्व की तरफ जाते हैं तो जो 180 नंबर का होता है वो 180 पूर्व बोला जाएगा, और जब इसी सेम जगह से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 180 जो पश्चिम होगा वो हमारा जो है 180 पश्चिम कहलाएगा, लेकिन वो एक्चुअली में एक ही रेखा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देशांतर और समय के बारे में जान लीजिए। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होता है। ठीक है, तो ग्रीनिच पर अगर ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर 0 डिग्री देशांतर पर सूर्य जिस समय प्रकाश आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों की पर दोपहर होता है। ठीक है, वहाँ पे दोपहर होगा, क्योंकि पृथ्वी जब भी सबसे ऊंचे बिंदु पर होने का मतलब है पृथ्वी एकदम सर पे आ रहा होगा, सूर्य किरणें सूर्य पर सीधे पड़ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। क्लियर है, अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट, 24 घंटे में अगर 360 मिनट तो 1 घंटे में 15 मिनट निकाल लीजिए, और 4 मिनट में 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसी प्रकार ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में कितना बजेगा, तो 15 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी 1 घंटा। तो ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे होगा। ठीक है, जब पूरब में जाएंगे तो समय बढ़ेगा। ठीक है, और जब पश्चिम में जाएंगे तो घटेगा, पीछे चला जाएगा। तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, और पूर्व वाला जो है ग्रीनिच से 1 घंटा आगे होगा। क्लियर है, वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे जो पश्चिम वाला साइड होगा। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक मानक यामोत्तर आपको दिखाया गया है 82.5 डिग्री पूर्व, इसको बोलते हैं भारत मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, भारत का मानक यामोत्तर बोलते हैं, और इसका जो देशांतर है वो 82.5 डिग्री पूर्व है। तो 82.5 या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, दोनों आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो है कहाँ से गुजरता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको पता है, हमें जानकारी है इस बात की कि आपको पता है कि जो है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय है, भारत के जो है किस शहर से होकर गुजरती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय भी कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, और भारत का विस्तार देख लीजिए। ठीक है, तो 68 से लेकर 97-25 तक। ठीक है, 68-7 से लेकर 97-25 तक। अभी हम आगे भी देखेंगे। ये भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो भारत का विस्तार है 68-7 से 97-25 तक। अब यहाँ पे भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि भारत ग्रीनिच से जो आपका 0 डिग्री देशांतर है वहाँ से 82.5 डिग्री 30 जो है इस पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा गैप, उस गैप को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5.5 घंटा निकल आएगा। जैसे भी हमने ऊपर सॉल्व किया था, अगर लंदन में 12 बजेंगे तो शाम को भारत में 7:30 बजेंगे, 5.5 घंटा भारत आगे होगा हमेशा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 11 मानकों का समय, सबसे ज़्यादा मानक समय का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो रूस में 11 मानक समय का प्रयोग किया गया सबसे ज़्यादा। ठीक है, और भारत में केवल 1 मानक समय, जिसको भारत मानक समय बोला जाता है। अब आते हैं प्रश्न पे, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या होता है, तो प्रमुख यामोत्तर का मान होता है 0 डिग्री। ठीक है, इसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। फिर शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाएगा। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो 360 याद रखना आपको, और अक्षांशों की कितनी कुल संख्या 179। क्लियर है आपको। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पे आते हैं, पृथ्वी की गतियाँ। चैप्टर है आपका पृथ्वी की गतियाँ, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, एक होती घूर्णन और एक होती परिक्रमण। आपने लट्टू देखा होगा, ठीक है, लट्टू आपने देखा होगा, तो लट्टू अपने अक्ष पे, अपने पॉइंट पे जब घूमती है तो उसको हम घूर्णन बोलते हैं। ऐसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम घूर्णन बोलते हैं। और साथ में जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमा आप जानते हैं, परिक्रमा किसको बोलते हैं, जब आप किसी चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसको हम परिक्रमा कहते हैं। ठीक है, घूर्णन तथा परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्लियर है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। आपको पता होना चाहिए, जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है और इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। फिर एक ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लोब पर वह वृत्त कौन सा होता है जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसे हम प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। और घूर्णन के समय काल का
घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। तो क्लियर है आपको। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आपका, ठीक है, ये आपका जो है इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, और यहाँ से जो पृथ्वी का जो अक्ष झुका हुआ है, ठीक है, ये जो एंगल यही 66.5 डिग्री होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव ये आपका 66.5 डिग्री, यही आपसे प्रश्न पूछता है बार बार। ठीक है, और इसी हिसाब से जो है पृथ्वी की गति होती है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि पृथ्वी की जो एक्चुअल में जो गति होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और घूर्णन के कारण प्रश्न आपसे पूछे कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, तो पृथ्वी पर रात क्यों होते हैं, घूर्णन के कारण। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आपसे पूछा जा सकता है। अगर यह भी प्रश्न आपने देखा होगा टीआरई में, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फॉलो किया है तो वहाँ पे पूछा गया था कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो वहाँ हमने आपको बताया था कि एक ही तरफ प्रकाश जाएगा सूर्य का, तो एक तरफ आपका दिन होगा, एक तरफ आपकी रात होगी। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। तो सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। और यह पीजीटी में पूछा गया था, याद होगा आपको। ठीक है, और देखिए 6 एनसीईआरटी का सवाल है। तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें उधर जा ही नहीं पाएंगी, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर ही नहीं रही होगी। और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा दूसरे साइड। ठीक है, यानी एक साइड आपका जो है सूर्य की किरणें पाएगा और दूसरा साइड आपका जो है सन्नाटे में रहेगा। फिर पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर एक कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसे हम 365 मान लेते हैं लगभग। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं। पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुओं। ठीक है, तो पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुओं से संबंधित यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताया गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा 4 डेट कौन कौन से, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 जून। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, आते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि जो आपका विषुवत रेखा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो विषुवत रेखा है उस पर सूर्य की किरणें, ठीक है, ये आपको विषुवत रेखा यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। ठीक है, ये आपको विषुवत रेखा दर्शाया गया है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस वजह से जो है इस दोनों प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विषुव। ठीक है, विषुव बोलते हैं, इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलते हैं। और इक्विनॉक्स 2 बार आते हैं, कब कब, एक 21 मार्च को आता है, दूसरा 23 सितंबर को आता है। और इक्विनॉक्स का मतलब या विषुव का मतलब क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक है, सूर्य की किरणें होंगी, वो आपका जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है 0 डिग्री अक्षांश, उस पर लगातार पड़ेंगी। ठीक है, लगातार खड़ी रेखाएं पड़ेंगी 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है, और 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु मनाया जाता है और 23 सितंबर को जो है बसंत ऋतु मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। अब आगे आते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इक्विनॉक्स को समझ लिया। ठीक है, तो 23 सितंबर ध्यान रखिएगा आप, और 21 मार्च 2 बार पड़ता है इक्विनॉक्स, विषुव। क्लियर है। अब आगे आते हैं सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, जब हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं भारत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, 21 जून को जो है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। और 21 जून को जो है बात करें तो उत्तर अयनांत बोलते हैं। 21 जून को हम क्या बोलते हैं, उत्तर अयनांत बोलते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अगर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। और फिर आते हैं, ठीक है, अब दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होता है, तो ये 22 दिसंबर के आसपास। ठीक है, और इसको हम दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। यानी 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा होता है तो उत्तरी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु चल रहा होगा, पता है आपको, और इसको हम दक्षिण अयनांत बोलते हैं। और 22 दिसंबर और 21 जून ये डेट याद रखिएगा। 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, याद आ गया होगा आपको। और 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है,
सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार बना रहता है, दिन रहता है। उत्तरी ध्रुव के बाद वाले क्षेत्रों पर आपको पता है कि 6 महीने का लगातार दिन होता है, इसी वजह से। ठीक है, अब बात करें आगे तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरायणांत किसे कहते हैं? तो 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, अब इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायनांत कहते हैं। ठीक है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणायनांत होगा और 21 मार्च को जो है 21 जून को आपका जो है उत्तरायणांत होगा। क्लियर है? और यहाँ पे बात करें, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया कि ग्रीष्म ऋतु में जो है ऑस्ट्रेलिया में किस जो है मौसम में मनाया जाता है क्रिसमस पर्व? तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 21 मार्च तथा 23 सितंबर। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, यानी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। तो इक्विनॉक्स या विषुव पर पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमने गलती से दक्षिणी बोल दिया था, फिर उसको सही भी किया था। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 21 मार्च को इसकी विपरीत स्थिति हो जाएगी। तो एक आप याद कर लीजिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। ठीक है, अब आते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण के कारण दिन और रात एवं ऋतु में परिवर्तन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, फिर सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो आपको कब पड़ती हैं? तो 21 मार्च को पड़ती हैं और 21 मार्च के अलावा 23 सितंबर को पड़ती हैं। दो दिन पड़ती हैं। ठीक है, फिर गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो आपको परिक्रमण ध्यान रखना है कि जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है, उसके वजह से जो है ऋतु में परिवर्तन माना जाता है। ठीक है, और घूर्णन के कारण दिन और रात। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आइए अब यहाँ पे मंडलों के बारे में आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, आज आपको सारे कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएंगे। हालांकि हमने आपको कई बार प्रश्नों के माध्यम से समझाया था। आज आप एनसीईआरटी को भी देख लीजिए। ठीक है, और महत्व समझिए। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरे रखी हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल जो है गैसों का परत है जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरे रखी हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस होती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। फिर है जीवमंडल। बायोस्फीयर क्या होता है? तो एक सीमित क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल, जनमंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल और वायुमंडल, स्थल मंडल, जनमंडल और वायुमंडल से बना हुआ जो सीमित क्षेत्र होता है उसे हम जीवमंडल कहते हैं। क्लियर है? फिर आते हैं भूमंडल पर। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, या भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना हो जाता है। ठीक है, जो अर्थ का क्रस्ट होता है, तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप बोलते हैं तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहते हैं। ठीक है, फिर है समुद्र जल का तल सभी जगह एक समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो आपने सुना होगा मीन सी लेवल, जब आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो मीन सी लेवल से ऊंचाई वहाँ पे लिखी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, तो हम यहाँ पे आपको पहले बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, रॉकी पर्वत, और ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत पाया जाता है। ठीक है, और रॉकी पर्वत नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, पता होना चाहिए आपको। फिर एप्लेशियन पर्वत है यहाँ पे। एप्लेशियन पर्वत, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, ये आपका प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो एप्लेशियन आपका जो है एप्लेशियन,
और अपलेशियन आपका यूएसए में स्थित है। तो और अपलेशियन ध्यान रखिएगा, अपलेशियन आपका जो प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। क्लियर है आपको, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका में आते हैं तो एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत की खासियत क्या है कि ये भी नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, लेकिन साथ में यह जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत। दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फिर अमेजन नदी देखिए आप, तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। फर्क है विश्व की सबसे बड़ी नदी में और विश्व की सबसे लंबी नदी में, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो अमेजन नदी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक जो है पनामा स्थल संधि है, ठीक है। तो पनामा जो है स्थल संधि है जिससे जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में आएंगे जब, तो यहाँ पे अटलस पर्वत है, ये भी आपका नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि अटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा बात करें ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, तो ये आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो आपका देश है वहाँ पे स्थित है ड्रैकन्सबर्ग। उसके बाद नील नदी यहाँ पे दी गई है, नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आल्पस यहाँ पे दिया गया है, आल्पस भी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और ये आपका जो है यूरोप में है, ठीक है। यूरोप का नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अब इसके बाद बात करें, यहाँ यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत की खास बात क्या है, ये प्राचीन वलित पर्वत है। तीन प्राचीन वलित पर्वत आपको ध्यान रखने हैं, दो आपको हमने बता दिए, एप्लेशियन एक और एक यूराल पर्वत, ठीक है। और यह जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। बात करें और यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। फिर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत के बारे में हम आगे देखते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। इसके अलावा ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, ये आपसे पूछा गया था परीक्षा में टीआरई में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 6 एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,888 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे गहरा भाग क्या है, तो मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपों की बात करें तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। 7 महाद्वीप है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, यहाँ ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग शेरपा ने जो है 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा। फिर जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 1975 में एवरेस्ट फतह किया था। फिर बचेंद्री पाल भारत की, ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट पे कदम रखा था। वापस आते हैं, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप के बारे में धीरे धीरे करके समझते हैं। तो एशिया महाद्वीप, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, या पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है ये। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है, ठीक है। तो यूराल पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है, ये ध्यान रखिएगा। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, 3 तरफ जल से घिरा, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। फिर अफ्रीका के बारे में ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, क्लियर है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश किस महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, अफ्रीका इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है, ठीक है। तो एक इकलौता महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी गुजरता है, 0 डिग्री अक्षांश भी उतरता है और साथ में जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी गुजरता है। फिर है सहारा का रेगिस्तान, तो जो है सहारा का रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, ठीक है, अफ्रीका में स्थित है। महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो गई और सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन नदी हो गई। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। याद रखिएगा, पनामा नहर ना लगा दीजिएगा आंसर में,
गलत हो जाएगा, नहीं तो पनामा स्थल संधि। ठीक है, पनामा नहर तो आर्टिफिशियली बनाया गया है। ठीक है, तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको हम पनामा जल संधि के नाम से कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो है कुछ आपका हो गया उत्तरी अमेरिका और ये आपका हो गया जो है, ठीक है, थोड़ा ये आपस में जो जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, तो ये आपका पनामा जल संधि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया भी गया है, ध्यान से देखिए, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया और ये स्थल संधि, जो स्थल संधि है, जो स्थल का टुकड़ा है जो इनको जोड़े हुई है, उसी को हम पनामा स्थल संधि बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर आते हैं जल संधि क्या होता है। ठीक है, स्थल संधि को समझ लेते हैं। तो स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है और ये पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। क्लियर है। अब आते जल संधि भी समझ लेते हैं क्या होता है। तो जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशियों जैसे समुद्रों तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जल संधि है भारत और श्रीलंका के मध्य, जिसको बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि, पाक स्टेट, PALK, पाक स्टेट। ठीक है, पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, ये PALK है और L यहाँ पे साइलेंट है तो इसलिए इसको पाक लिखा जाता है। ठीक है, तो पाक स्टेट या पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, बीच में स्थित है, श्रीलंका के बीच में स्थित है। क्लियर है। और ये किसको किसको जोड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है इधर से और इधर आपका अरब सागर से। ठीक है, और साथ में इधर से देखें तो आपका हिंद महासागर। वापस से आते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात कर रहे थे। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा है। दक्षिण अमेरिका का बात करते हैं तो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ठीक है, फिर दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। फिर है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है या चारों तरफ महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कह सकते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में समझते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास यहाँ पे नहीं है। बहुत ठंड पड़ता है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। फिर बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है जिसका नाम है मैत्री और भारती। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके अलावा जो है आपको एक और बताया था। ठीक है, और यहाँ पे गंगोत्री के बारे में हमने आपको बताया था, ये आपको याद होगा। तो गंगोत्री, मैत्री और भारती तीन है, और जबकि मैत्री और भारती आज के डेट में काम कर रहे हैं। ठीक है, और गंगोत्री बंद हो चुका है। गंगोत्री सबसे पहले 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, मैत्री 1989 में स्थापित किया गया था। भारती आपका 2012 में। क्लियर है। भारती आपका सबसे लेटेस्ट जो है अनुसंधान केंद्र जो आपका अंटार्कटिका में स्थित है। इसके अलावा आपसे अगर पूछे आर्कटिक में कौन सा शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है भारत के द्वारा, तो उसका नाम है हिमाद्री। आर्कटिक क्षेत्र में हिमाद्री के नाम से किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब जलमंडल को देखते हैं। ठीक है, जलमंडल को समझने से पहले हम देखेंगे कि जो जल है पूरा पृथ्वी पे जो पूरा जल है वो दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, 97.5% जल ये महासागर का है जो कि लवणीय जल है। लवणीय जल का मतलब होता है खारा जल है। ठीक है, खारा जल है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो बचा हुआ जल है जो पीने योग्य हो सकता है या स्वच्छ जल है। ठीक है, जो आपका वो कितना है, आलवण जल जिसको बोला गया है, विलोम कर दिया गया जस्ट उसका, तो ये 2.5% है। तो 2.5% ही केवल है। ठीक है, और 97.5% महासागर का जल है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग पे स्थल है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। फिर जलमंडल में जल के सभी रूप में स्थित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग 97.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों तथा हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जो 2.5% भाग है वो बर्फ की परतों और हिमनदियों ग्लेशियर्स में पाया जाता है तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलवण जल के रूप में या साफ पानी के रूप में पाया जाता है। और नीले ग्रह में रहने के कारण इसीलिए हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि महासागर में ज़्यादा जल है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की प्रमुख गतियाँ होती हैं। तरंग, ज्वार भाटा किसके कारण आता है, तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल के कारण। ठीक है, पृथ्वी का भी लगता है और साथ में जो है चंद्रमा और सूर्य का भी लगता है, लेकिन चंद्रमा का मुख्यतः। फिर है 5 महासागर महत्वपूर्ण है। प्रशांत सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, अटलांटिक महासागर है, देन हिंद महासागर है, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी महासागर
सदर्न ओशियन, ये आपका लेटेस्ट है, जल्दी जोड़ा गया है। इससे पहले आपने 4 सुने होंगे, तो ध्यान रखिएगा 5 महासागर है अब, ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर के नीचे आएंगे, ठीक है। तो अंटार्कटिक से पहले जो है दक्षिणी महासागर पड़ता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तो आपको मिल जाएगा मैप में। और आर्कटिक महासागर तो ऊपर हो गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए जरा, दंतुरित तट रेखा। तो दंतुरित का मतलब क्या होता है? जैसे दांत आपने देखे होंगे, कहीं कम ज़्यादा होते हैं, तो ये दांत की तरह है, तो दांत के आकार का तट रेखा होता है, इसी को हम दंतुरित तट रेखा बोलते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर होता है, पृथ्वी के 1/3 भाग पे फैला है, क्लियर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच, हमने पीछे भी देखा है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर, ये भी प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महासागर अटलांटिक महासागर, कारण हमने आपको बता दिया, क्योंकि दंतुरित तट रेखा है, ठीक है। और यहाँ पे रुकने में आसानी होती है, बंदरगाह वगैरह का निर्माण आसानी से हो रहा है यहाँ पे। फिर हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, यानी भारत के नाम पर रखा गया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरा हिंद महासागर हमारा है, ठीक है। एक निश्चित दूरी तक माना जाता है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है, ठीक है। तो अगर हम हिंद महासागर की पोजीशन देखें, ये आपका भारत हो गया, ठीक है, ये आपका भारत हो गया, ये आपका हिंद महासागर हो गया। तो उत्तर में आपका एशिया वाला भाग हो गया, ठीक है, और पश्चिम में आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और आपका पश्चिम में आपका अफ्रीका हो गया, और पूरब में आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये आपको बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर है, और अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर जो दक्षिणी अक्षांश तक फैला, तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये विस्तार है इसका। फिर आर्कटिक महासागर दक्षिणी उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित होगा और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, ठीक है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछे कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से कैसे जुड़ा है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेरिंग जल संधि के माध्यम से, क्लियर है। तो बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल पे आते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर एक गैसों की परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। फिर आते हैं वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है, और इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की सतह से जब शुरू करेंगे, सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, देन समताप मंडल आएगा, मध्य मंडल आएगा, आयन मंडल आएगा, फिर बहिर्मंडल आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछता है कि जो है आपका प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो उपग्रह होते कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, तो उपग्रह आपके आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। फिर मध्य मंडल, ध्यान रखिएगा, मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है। समताप मंडल में आपको पता है, समताप मंडल में आपका क्या उड़ता है, तो समताप मंडल में आपका हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है। तो हवाई जहाज उड़ता है, साथ में ओजोन परत यहाँ पे पाई जाती है। और क्षोभ मंडल में जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल निर्माण वगैरह, सभी आपका क्षोभ मंडल में होता है। कई बार हमने डिस्कस किया इसको। आगे बढ़ते हैं, और ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना होता है, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिला के 99% कंट्रीब्यूट करता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% नंबर 1 पर, ऑक्सीजन 21% दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर आपका आर्गन है, इसका 0.93% है। चौथे नंबर पर CO2 है, ठीक है, 0.03%। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन अब पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, तथा यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ऊंचाई के साथ में वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, तो ऊंचाई के साथ में वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, और साथ में वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल पृथ्वी पर दाब डालता है, दबाव पड़ता है, वो हमें फील नहीं होता, वो अलग बात है। और वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। जीवमंडल देख लेते हैं। तो जीवमंडल आपका
जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा के बीच एक सीमित भाग होता है जहाँ जीवन मौजूद होता है। ठीक है, तो स्थल, जल और वायुमंडल का जो क्षेत्र होता है, मिश्रित क्षेत्र, उसी को हम जीवमंडल बोलते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे हम भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की वजह से भूमंडलीय तापन हो रहा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं चैप्टर पे। यहाँ पे है आपका कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, तो आपका आंसर है यूराल पर्वत। ठीक है, फिर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, तो पनामा स्थल संधि के माध्यम से, पनामा स्थल संधि के माध्यम से। वायुमंडल में किस गैस का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन आपका आंसर हो जाएगा। फिर पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना, तो थलमंडल। ठीक है, जिसको स्थल मंडल कहते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो एशिया महाद्वीप हो गया। ठीक है, अब आते हैं और यह जो आपका चैप्टर है हमारा देश भारत, इसको हम आपको कल मैराथन में देंगे और हमें कहीं अर्जेंटली जाना है। ठीक है, तो एक चैप्टर आपका क्लास 6 का बचा है, तो कल हम 6 और 7 एनसीईआरटी को एक साथ कंपाइल कर देंगे आपके लिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आप लोग के सहयोग से क्लासेस चल सकती। इससे पहले आप लोग के जो है फीडबैक भी नहीं आ रहे थे, कमेंट्स भी नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आपके लिए क्या क्या लेके आएँ, जिससे आप हमें देखें। ठीक है, और चैनल को सहयोग करें। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में चैनल को शेयर करके आप हमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।